दो बेसिक इश्यूज थे। एनसीएलटी का ऑर्डर था, एनसीएलटी ऑर्डर वाज डेटेड 2nd of August, which approved the resolution plan, but it was challenged in NCLAT. And the two major grounds for challenging the order of the adjudicating authority were as under. First was that it was argued that on the eve of Sikh Industrial Companies Repeal Act coming into force on 1st of December, Synergy Casting Limited, a related party of the CD, assigned its debt. हमें मालूम ही है कि भाई कोई भी कंपनी अपना डेट असाइन कर सकती है, ठीक है। इसने क्या किया, जो सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड थी, ये थी रिलेटेड पार्टी ऑफ द सीडी, ठीक है। सीडी कौन सी है, ये है सिनर्जी डूरे ऑटोमोटिव। तो ये जो सिनर्जी कास्टिंग है, ये रिलेटेड पार्टी थी सीडी की, इसने अपना डेट असाइन कर दिया, जिसमें 78% की वोटिंग पावर थी एनबीएफसी को, मिलेनियम फाइनेंस को, ठीक है। अब मिलेनियम फाइनेंस को जब किया तो एडलवाइस की जो पावर थी वो कम हो गई, ठीक है। एडलवाइस की जो वोटिंग पावर है वो कम हो गई, तो एडलवाइस चली गई एनसीएलटी में, विद द अल्टीरियर मोटिव ऑफ रिड्यूसिंग द वोटिंग शेयर ऑफ द एपेलेंट। तो एडलवाइस ने बोला कि भाई ये जो सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड है, विच इज ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द सीडी, it has assigned its debt which accounts for 78% of voting power to an NBFC। इसने मिलेनियम फाइनेंस को अपना डेट असाइन कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी वोटिंग पावर कम हो गई है एडलवाइस की, ठीक है। और ये असाइनमेंट इलीगल है। तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई असाइनमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, और ऐसे असाइनमेंट ऑफ डेट को कौन चैलेंज कर सकता है, ठीक है। तो एनसीएलटी ने क्या कहा, एनसीएलटी ने कहा कि दी एपेलेंट, एपेलेंट इसमें कौन है, एडलवाइस, दी एपेलेंट डज नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडी टू क्वेश्चन दोज डॉक्यूमेंट्स इन दी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर आईएनबी कोड, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई आईबीसी की प्रोसीडिंग में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। भाई दो पार्टीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, एक पार्टी अपना डेट दूसरे को असाइन कर रही है, ठीक है, तो आपका तो उसके अंदर कोई लोकस स्टैंडी नहीं है ना, that they are going to be affected if the rights of Synergy Castings Limited and Millennium Finance are recognized basing on the assignment agreement in question, ठीक है ना। And the appellant cannot assume jurisdiction to question the documents in questions basing on baseless allegations, apprehensions, etc. उन्होंने ये कहा कि भाई जो सिनर्जी कास्टिंग्स लिमिटेड और जो मिलेनियम फाइनेंस के बीच में जो असाइनमेंट एग्रीमेंट हुआ है, चाहे उससे वोटिंग पावर चेंज हो गई हो, तो इसको आईबीसी प्रोसीडिंग में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दे वर एलिजिबल टू एक्सिक्यूट द असाइनमेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना, एंड ऑल राइट्स फ्लो फ्रॉम दोज एग्रीमेंट्स टू मिलेनियम फाइनेंस। तो नेचुरली मिलेनियम फाइनेंस का उससे वोटिंग पावर बढ़ता है तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिनर्जी कास्टिंग को राइट तो है ना अपने डेट को असाइन करने का। दूसरा पॉइंट ये था कि भाई आपने चैलेंज किया है कि भाई मर्जर या एमेलगमेशन, रेजोल्यूशन प्लान में मर्जर और एमेलगमेशन का प्रोविजन है, विच इज नॉट परमिसिबल बीइंग वायोलेटिव ऑफ सेक्शन 32E ऑफ द कोड। अब इसमें ये कहा कि भाई जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें मर्जर या कंसोलिडेशन भी हो सकता है विद वन और मोर पर्सन्स इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 37(1)C ऑफ द CIRP रेगुलेशंस। तो अगर हम 37(1)C रेगुलेशन एक बार देख लें तो क्या कहता है, उसको भी जरा देख लेते हैं। (37)(1)C कहता है जी, ये 37 रेजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड रेगुलेशन है, और 37(1)C ये कहता है कि सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और द मर्जर और कंसोलिडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद वन और मोर पर्सन्स। तो मतलब रेजोल्यूशन प्लान में ये कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है, मर्जर एमेलगमेशन भी हो सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो उनका ये तो यहाँ परमिटेड है, ये रेगुलेशन 37(1)C में। The NCLT held the INB code is a code by itself, and section 238 they provide overriding effect of it over the provisions of
other acts if any of the provisions of an act is in conflict with the provisions of the I&B code. तो बेसिकली दो चीजें चैलेंज की गई, असाइनमेंट ऑफ डेट और दूसरा ये मर्जर एंड एमएलगमेशन. तो उन्होंने कहा मर्जर एंड एमएलगमेशन तो अलाउड है और असाइनमेंट ऑफ डेट भी परमिटेड है. उससे वोटिंग राइट आपके चेंज हो रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू डोंट हैव एनी लोकस स्टैंडी इन दिस. सकती है, ठीक है ना, हमने पार्टनरशिप एक्ट में भी देखा. तो क्वेश्चन इसमें ये था कि वेदर सेक्शन 9 एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए पार्टनरशिप फॉर्म और विच ए कंपनी इज ए पार्टनर. जिसमें कंपनी अगर पार्टनर हो तो क्या ऐसी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में भी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है. तो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं, इट कैन नॉट बी मूव. तो गैमन इंडिया फाइल्ड पिटिशन अंडर सेक्शन 433 एंड 434. ये पहले का आईबीसी से पहले आपको पता है वाइंडिंग अप की पिटिशन यहीं पे फाइल होती थी. 430 इनेबिलिटी टू पे डेट्स, सेक्शन 433 एंड 434 ऑफ कंपनीज एक्ट. तो इन्होंने क्या किया, गैमन इंडिया दे फाइल्ड पिटिशन अंडर सेक्शन 433 एंड 434 अगेंस्ट नीलकंठ फॉर वाइंडिंग अप ड्यू टू डिफॉल्ट. ठीक है. जब आईबीसी आया तो केस वाज ट्रांसफर्ड टू एनसीएलटी पर्सुएंट टू रूल 5 व्हिच रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स. अब इसमें पार्टनरशिप वाज एंटर्ड इनटू गैमन इंडिया एंड नीलकंठ वेंचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. ठीक है. इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप थी विच वाज नेम्ड एज गैमन नीलकंठ रियलिटी कॉर्पोरेशन. तो गैमन इंडिया दे फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9. ठीक है. तो एनसीएलटी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑन द प्ली दैट एप्लीकेशन वाज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट ए पार्टनरशिप फर्म. तो इशू क्या था, इशू ये था कि क्या सेक्शन 9 की पिटिशन वेदर इट इज मेंटेनेबल अगेंस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. क्योंकि एक पार्टनर जो वो कंपनी है, तो उन्होंने कहा हम कंपनी तो अलाउड है ना पार्ट 2 में, तो हम कंपनी के अगेंस्ट में फाइल कर देते हैं. ठीक है. तो इसमें ये आया कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आईपीसी इनिशिएटेड अगेंस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स एज सीडी इज नॉट मेंटेनेबल. ठीक है. क्योंकि पिटिशन फाइल्ड है अगेंस्ट पार्टनरशिप इन विच सच कंपनी इज ए पार्टनर. ठीक है. तो पिटिशन under section 9 is not maintainable against one of the partners of the partnership firm. तो इशू इसमें क्या था, whether the application under section 9 lies against one of the partners of the partnership firm which is a company for the debts owed by the partnership firm. भाई पार्टनरशिप फर्म ने डेट नहीं दिए, एक कंपनी उसकी पार्टनर है, तो क्या कंपनी के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं इसमें? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का ही पार्टनर है. ठीक है. तो पार्ट 2 में आप फाइल नहीं कर सकते. वो बिल वगैरह देखे, बिल वाज रेज्ड अगेंस्ट द सेड पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म हैज 3 कंपनीज एज इट्स पार्टनर्स. उसमें 3 कंपनियां थी जो उसकी पार्टनर थी. तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि इवन इफ वन और मोर पार्टनर्स आर कंपनीज द अमाउंट रिमेन्स ड्यू फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. अमाउंट तो आपको पार्टनरशिप फर्म से लेना है ना. एंड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 इज नॉट मेंटेनेबल. और जो एनसीएलटी का ऑर्डर था इट अपहेल्ड. एनसीएलटी ने भी यही कहा था. तो एनसीएलटी ने भी तो यही कहा था ना कि भाई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 इज नॉट मेंटेनेबल. क्योंकि हुआ क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट किसने किया, डिफॉल्ट किया पार्टनरशिप फर्म ने, कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट नहीं किया. ठीक है. तो आप कॉर्पोरेट उसके कंपनी के अगेंस्ट में आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते. अगला देखते हैं, एस शेखरन वर्सेस अमित गुप्ता एंड अदर्स. ये सेक्शन 40 का केस है. इसमें क्या है कि एनसीएलटी रिकमेंडेड लिक्विडेशन सिंस देयर वाज नो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था उसने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया था. ठीक है. तो विदाउट इंटरफेयरिंग द डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी, एनसीएलटी हेल्ड दैट व्हाइल लिक्विडेटिंग द लिक्विडेटर स्टेप्स शैल बी टेकन अंडर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट. वो कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्प्रोमाइज एंड एमेंडमेंट्स एंड एमलगमेशन वाला जो प्रोविजन है सेक्शन 230,
Section 230 is a mechanism to ensure institutional settlement of disputes between creditors and the company. It ensures that the company has a chance to save itself from insolvency or liquidation by doing a deal with at least majority of the creditors. ठीक है, तो ये वाला केस था इसमें, एससी सेकरन वर्सेस गुप्ता। तो इशू क्या था? तो अब इसमें ये था कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डिसीजन है टू लिक्विडेट whether it needs to be set aside, और दूसरा whether the liquidator is to keep the company as a going concern even during liquidation, और तीसरा whether the liquidator can take steps under section 230। तो 230 में हमें मालूम है कि लिक्विडेशन में भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज की स्कीम लेके आते हो तो 90 डेज आपको अलग से दिए जाते हैं, जो आपका 365 डेज 1 ईयर का जो पीरियड है उससे अलावा। ठीक है, इसमें इशू क्या था, फैक्ट्स क्या थे? द टू अपील्स वर प्रेफर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ हिंदुस्तान डोर ओलिवर लिमिटेड एंड एचडीओ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द एनसीएलटी पास्ड फॉर लिक्विडेशन। जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे उन्होंने तो अपनी बिल विड्रा कर ली थी। ठीक है ना, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे इसमें 8 फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है ना, तो कोई रेजोल्यूशन प्लान तो था नहीं, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल दे रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी में। उन्होंने कहा कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जब है ही नहीं, ठीक है, तो लिक्विडेशन ही तो होगा, और क्या होगा उसके। ठीक है, एपेलेट ट्रिब्यूनल हाउएवर प्रोसीडेड टू एडजुडिकेटिंग द रिमेनिंग 2 इश्यूज। तो उन्होंने अब ये देखा कि भाई चलो लिक्विडेशन तो इसका होना है कंपनी का, लेकिन लिक्विडेशन होना कैसे है? पहली बात, क्या इसको एज ए गोइंग कंसर्न बेचा जाए? दूसरा ये, क्या 230 की स्कीम ला सकते हो आप? तो इट वाज आर्गुड ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट दैट द लिक्विडेटर इज सपोज टू कीप द कंपनी एज गोइंग कंसर्न इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, तो लिक्विडेटर कैन टेक स्टेप्स अंडर सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द मेंबर्स और क्रेडिटर्स। क्योंकि ये जो स्कीम है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, ये कौन ला सकते हैं? मेंबर्स या क्रेडिटर्स ही ला सकते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग अरेंजमेंट विद द थर्ड पार्टी एंड देयर आफ्टर टेक अप्रूवल ऑफ द एनसीएलटी। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट इज आल्सो ओपन टू द लिक्विडेटर टू सेल द कंपनीज टू थर्ड पार्टीज बिफोर सेलिंग द मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी सेपरेटली। ठीक है, तो पहले 3 प्रोसेस में करो आप। 230 पहले ट्राई करो, 230 के बाद में नहीं बनता तो थर्ड पार्टी को भेज दो एज ए गोइंग कंसर्न, नहीं तो फिर आप उसके पार्ट में भेज दो। ठीक है, तो इस तरह से आप सेपरेटली भी बेच सकते हो एज ए लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, द लिक्विडेटर सबमिटेड दैट ही विल एंश्योर दैट द बोथ द कंपनीज रिमेन गोइंग कंसर्न एंड इफ सो नेसेसरी ही विल टेक एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो लिक्विडेटर ने कहा ठीक है भाई, आई विल आल्सो एंश्योर, ये 230 वाला भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो बेसिकली बात यही है कि भाई लिक्विडेशन में भी सबसे पहले आप ये देखो कि 230 की ऑप्शन एक्सप्लोर करो। अब तो 90 डेज अलग से भी देते हैं उसके लिए, उसके बाद में भी नहीं हो सकती, फिर आप एज ए गोइंग कंसर्न बेचने की कोशिश करो। एज ए गोइंग कंसर्न में नहीं बेच सकते, फिर उसके पार्ट्स एसेट्स अलग अलग से भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो appellate tribunal held that before taking steps to sell the assets of the corporate debtor, the liquidator shall take steps in terms of section 230. Only on the failure of revival, the adjudicating authority and the liquidator will first proceed with the sale of the company's assets wholly. ठीक है, पूरी की पूरी कंपनी बेच दो भाई। पूरी की पूरी कंपनी बेचने में क्या फायदा होता है कि वो सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, बाकी कंपनी चलती रहती है, एम्प्लॉयज वगैरह को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। And thereafter, if not possible, to sell the company in part. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लिक्विडेटर जो है, अगर ये 230 वाला प्रोसीजर आप 90 डेज में कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है ना, और फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन, जो पेंडेंसी ऑफ अपील्स है, इस वाले पीरियड को, जो दोनों रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है जिन्होंने पहले अपील फाइल करी थी, बाद में उन्होंने अपनी अपील विड्रॉ कर ली, उस पीरियड को उन्होंने कहा हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, बाकी एनसीएलटी का जो ऑर्डर है वो ठीक है टू लिक्विडेट। अगला केस देखते हैं। अगला है जी इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग वर्सेस प्राइड को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। इस केस में क्या हुआ, ये सेक्शन 8 और 9 का केस है,
तो इशू इस केस में ये है कि वेदर बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि भाई 433 434 में पहले बाइंडिंग ऑफ प्रोविजंस होते थे, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे डेट्स, तो 433 में एप्लीकेशन आपकी लगती थी, तो तब भी 271 का नोटिस देना पड़ता था। तो अब बात यह है कि कोई कंपनी ऐसी है जिसकी पहले से बाइंडिंग ऑफ पिटिशन चल रही है, ठीक है, 271 का नोटिस भी जा चुका, तो क्या उसमें भी आईबीसी आने के बाद अगर सेक्शन 9 की एप्लीकेशन से पहले क्या सेपरेट नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 8 का? तो आंसर है कि यस, देना पड़ेगा। सिर्फ वो वाला नोटिस जो पहले आपने 271 में दिया था उससे काम आपका नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है इसमें। The issue in this case was whether before submitting application under section 9, giving notice under section 8 is essential and whether application can be rejected on this ground. तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एडमिट किया कि भाई जो मैंने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाने से पहले सेक्शन 8 का नोटिस मैंने नहीं दिया था, उसने कहा मैंने 271 का नोटिस तो दिया था। तो एनसीएलटी ने कहा कि सेक्शन 8 का नोटिस तो देना जरूरी है आईबीसी में, उसके बिना आपकी जो वो एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो एपेलेंट था, जो कॉर्पोरेट डेटर था, ये कौन था? इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग। इसने चैलेंज किया ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी न्यू दिल्ली, वेयर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इनिशिएटेड सीआईआरपी बाय एडमिटिंग द एप्लीकेशन, अपॉइंटेड आईआरपी एंड ऑर्डर्ड मोरेटोरियम, ठीक है। तो सीआईआरपी एनसीएलटी ने एडमिट कर ली थी इस केस में। तो द काउंसिल फॉर द एपेलेंट सबमिटेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इनिशिएटेड द सीआईआरपी अंडर सेक्शन 9 and admitted the case, though the application preferred by the operational creditor was not complete. इन्होंने कहा कि जी एनसीएलटी ने इनकी एप्लीकेशन एडमिट कर ली, एप्लीकेशन कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने कहा भाई जो कॉर्पोरेट डेटर है उसको कोई नोटिस ही नहीं दिया गया सेक्शन 8 का, एंड द पिटिशन वाज नॉट फाइल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर्म नंबर 3 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट ने क्या कहा? रिस्पोंडेंट ने कहा ठीक है जी, मैं मानता हूं मैंने सेक्शन 8 का नोटिस नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने 271 का नोटिस दिया था। तो बात यह है कि क्या 271 के नोटिस को सेक्शन 8 का नोटिस माने? नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई आईबीसी में जो लिखा सेक्शन 8 का नोटिस देना है तो जरूरी है। तो एनसीएलटी कंक्लूडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फेल्ड टू नोटिस द अफोरसेड फैक्ट्स एंड द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं थी, दो द एप्लीकेशन वाज नॉट कंप्लीट एंड देयर वाज नो अदर वे टू क्योर द डिफेक्ट, the impugned order could not be upheld. So that NCLT order was set aside. So NCLT set aside the order passed by the adjudicating authority and the application preferred by the OC under section 9 stood dismissed being incomplete, ठीक है। तो उस केस में जो कॉर्पोरेट डेटर थी की अपील थी उसको अलाउ कर दिया गया। फेरो लॉयज वर्सेस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। सर पुराने वाले जो अभी लास्ट केस था उसके अंदर सर वो जो रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड होता है, अगर कोई एप्लीकेशन में कमी होती है तो वो 7 डेज का पीरियड इसको मिलना नहीं चाहिए था। नहीं, बात वो नहीं है, ये तो बहुत आगे पहुंच गए ना, ये तो सीआईआरपी शुरू हो गई, आईआरपी अपॉइंट हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, एप्लीकेशन एडमिट कर ली एनसीएलटी ने। हाँ, एप्लीकेशन एडमिट के बाद आगे प्रोसेस भी शुरू हो चुका था, ठीक है जी। तो ये कहा जी एप्लीकेशन ही कंप्लीट नहीं थी इनकी, तो आपने ये प्रोसेस कैसे शुरू कर लिया? कहानी ये थी। राइट सर, अंडरस्टूड सर। अगला जी फेरो लॉज वर्सेस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इस केस में क्या हुआ? इसमें ये है कि भाई वेदर सीआईआरपी कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटर विदाउट इनिशिएटिंग द प्रोसेस अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अब आपने प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सीआईआरपी शुरू नहीं की तो क्या गारंटर के अगेंस्ट में शुरू कर सकते हो? क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, उसमें क्या कहता है कि लायबिलिटी ऑफ द गारंटर इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द बोरोवर, ठीक है ना, दोनों की कोएक्सटेंसिव लायबिलिटी है। तो एनसीएलटी ने कहा कर सकते हो आप, जरूरी नहीं। कई बार क्या होता है कि पता चले उसको पता है जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसको पता है डेटर के पास कुछ है ही नहीं, गारंटर के पास ही है जो कुछ भी है, ठीक है ना, तो गारंटर के अगेंस्ट में क्यों नहीं इशू करेगा? कॉर्पोरेट गारंटर, ठीक है ना, कॉर्पोरेट गारंटर वाला यहीं पर आएगा ना, तो ये कॉर्पोरेट गारंटर के अगेंस्ट में एप्लीकेशन पार्ट 2 में आ गई है। तो एनसीएलटी ने कहा यस कि सीआईआरपी कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटर। तो जरूरी नहीं है पहले प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में आप इनिशिएट करो।
It observed that the provisions of the Indian Contract Act, they will govern interest rights, obligations and liabilities of a guarantor qua FC. ठीक है, in absence of any express provision providing for the same in the code. तो उन्होंने कहा इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशिएट CIRP अगेंस्ट द प्रिंसिपल बोरोर. पहले जरूरी नहीं है भाई प्रिंसिपल बोरोर के अगेंस्ट में आप रेमेडी एग्जॉस्ट करो बिफोर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटर. ठीक है, तो विदाउट इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट द प्रिंसिपल बोरोर, इट इज ऑलवेज ओपन टू द FC टू इनिशिएट CIRP अंडर सेक्शन 7 अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटर. ठीक है, क्योंकि वो जो है क्रेडिटर एज द क्रेडिटर इज आल्सो द FC qua कॉर्पोरेट गारंटर. ठीक, इतना ही था इसमें. अगला केस इसमें आता है, ये है डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल वर्सेस पीरामल एंटरप्राइजेस. इसमें ये है कि भाई वेदर CIRP कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट टू कॉर्पोरेट गारंटर्स. दो गारंटर हैं, क्या दोनों गारंटर के इसमें साइमल्टेनियसली कर सकते हो? उन्होंने कहा भाई पैसे तो आपको एक से ही लेने हैं ना, आप एप्लीकेशन दोनों के अगेंस्ट में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक की एप्लीकेशन एडमिट हो गई तो दूसरे की विड्रा करनी पड़ेगी. जिस्ट में यही है केस. ठीक है, तो NCLT नोटेड दैट एन FC कैनॉट फाइल क्लेम फॉर द सेम डेट इन टू सेपरेट CIRPs. ठीक है, एंड देयरफॉर टू एप्लीकेशंस कैनॉट बी एडमिटेड अगेंस्ट द सेम डिफॉल्ट. इट हेल्ड दैट देयर इज नो बार इन द कोर्ट फॉर फाइलिंग साइमल्टेनियसली टू एप्लीकेशन. आप फाइल कर सकते हो साइमल्टेनियसली, प्रिंसिपल बोरोर के अगेंस्ट में करो, कॉर्पोरेट गारंटर के अगेंस्ट में करो, दोनों गारंटर के अगेंस्ट में करो. ठीक है, लेकिन एक बार जो एप्लीकेशन फाइल अगर वो एडमिट हो गई, ठीक है, तो दूसरी एप्लीकेशन आपको, क्योंकि सेट ऑफ क्लेम तो वही है ना, ठीक है, आपका क्लेम तो वही है दोनों के अगेंस्ट में, तो दो तो एडमिट एट ए टाइम दो नहीं चल सकती, फाइल आप दो कर सकते. एंड डिफॉल्ट कैनॉट बी एडमिटेड अगेंस्ट द अदर. फर्दर, दो देयर इज अ प्रोविजन टू फाइल जॉइंट एप्लीकेशन by FCs, no application can be filed by them against two or more CDs on the ground of joint liability. ठीक है, लेकिन दो कंपनियों के अगेंस्ट में साइमल्टेनियसली आप नहीं कर सकते कि भाई ये गारंटर है और ये बोरोवर है, या ये दो गारंटर है. आपने लेने तो एक ही पैसे है ना, वो है इशू. ये भी इशू आया, वेदर CIRP कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट कॉर्पोरेट गारंटर इफ प्रिंसिपल बोरोवर इज नॉट ए कॉर्पोरेट पर्सन. तो उन्होंने कहा यस, अगर गारंटर जो है कॉर्पोरेट है तो इशू हो सकती है. तो इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशिएट CIRP अगेंस्ट प्रिंसिपल बोरोवर बिफोर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट कॉर्पोरेट गारंटर. ठीक है, और दोनों गारंटर के अगेंस्ट में इनिशिएट हो सकती है फॉर द सेम सेट ऑफ डिफॉल्ट नहीं. तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो, लेकिन प्रोसीड आप एक बार एडमिट हो गया तो दूसरी एप्लीकेशन विड्रा करनी पड़ेगी. एंड दो देयर इज अ प्रोविजन टू फाइल जॉइंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, नो एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट टू और मोर कॉर्पोरेट डेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ जॉइंट लायबिलिटी till it is shown that the corporate debtors combined are joint venture company. अगर आप उनका कोई joint venture प्रूव करो तो अलग बात है, अदरवाइज तो आप दो के अगेंस्ट में साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते. ठीक है, अगला जी अशोक बी जिवारिका. बस दो तीन रह गए, कर ही देते हैं इसको खत्म मेरे ख्याल. एक मिनट, ज्यादा है सर, 31 है टोटल. है जी सर टोटल 31 है आई थिंक. क्या चीज? टोटल मैटर मैंने कहा 11वें नंबर पे है ना अभी. हाँ 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 हाँ. नहीं, अच्छा 17 तक ही तो हो गए, 17 तो केस है. अच्छा ठीक है. सारा तो खैर खत्म नहीं हो पाएगा, कल हो गए. चलो ये वाला केस कर देते हैं. इस केस में क्या हुआ, अशोक बी जिवारिका डायरेक्टर ऑफ आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर
इसमें ये हुआ, क्या होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के अगेंस्ट में सीआईआरपी इनिशिएट हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी अलग है, सब्सिडरी कंपनी अलग है। मान लो एक होल्डिंग कंपनी के अगेंस्ट में चल रही है पहले से सीआईआरपी, अब क्या तो यार आप सब्सिडरी के अगेंस्ट में क्या करोगे, एसेट्स तो सेम ही है। तो उन्होंने कहा कंपनी सेपरेट है, ठीक है ना। आप लिक्विडेशन स्टेट में भी देखोगे जो एसेट्स हैं सब्सिडरी कंपनी के या होल्डिंग कंपनी के, वो इंक्लूड नहीं होते लिक्विडेशन स्टेट में, ठीक है ना। तो इट वाज हेल्ड यस सीआईआरपी कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। पहले से आलोक इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में चल रही है, और दूसरी इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन अगेंस्ट आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट वाज चैलेंज्ड बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है। तो एनसीएलटी ने कहा कि वी मेक इट क्लियर दैट वी हैव नॉट स्टेट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएटेड अगेंस्ट आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सीओसी एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल कंटिन्यू द सेम इन अकॉर्डेंस विद द टाइम स्पेसिफाइड इन द लॉ। तो दोनों के अगेंस्ट में चल सकती है। और जो प्ली है, द सीआईआरपी ऑफ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी इनिशिएटेड टिल द सीआईआरपी ऑफ होल्डिंग कंपनीज रिजेक्टेड, तो ये नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों के अगेंस्ट में भी चल सकती है। फैक्ट्स और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द कॉर्पोरेट सीआईआरपी वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सब्सिक्वेंटली दूसरी सीआईआरपी शुरू हो गई बाय अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। पहले आलोक इंडस्ट्रीज की चल रही थी और दूसरी चल गई किसकी, आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब ये अपील फाइल की आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर ने। इसने कहा कि भाई ये आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों चला दिया आपने, आलोक इंडस्ट्रीज की तो पहले से चल रही है, ठीक है। इसने कहा रेजोल्यूशन प्लान हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड इन केस ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड द मैटर वाज प्लेस्ड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी, ठीक है। तो इट वाज आर्गुड दैट सीआईआरपी शुड नॉट कंटिन्यू टिल द सीआईआरपी इज डिसाइडेड। उन्होंने कहा पहले होल्डिंग कंपनी की सीआईआरपी डिसाइड होने दो, तब तक जो है फिर उसके बाद में चलानी होगी। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसको स्टे नहीं करेंगे। एनसीएलटी ने भी कहा कि भाई दोनों की इकट्ठी भी चल सकती है, ये नहीं कि भाई पहले उसकी डिसाइड होगा सीआईआरपी में उसके बाद सब्सिडरी की चलेगी, ऐसा नहीं है। तो इशू ये आ गया कि वेदर सीआईआरपी कैन बी इनिशिएटेड सेपरेटली अगेंस्ट ए सब्सिडरी कंपनी व्हेन सीआईआरपी हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द होल्डिंग कंपनी एंड इट इज कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो इट वाज सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द अपेलेंट, जो डायरेक्टर था, दैट द सीआईआरपी अगेंस्ट द सब्सिडरी कंपनी शुड नॉट कंटिन्यू। उन्होंने कहा भाई पहले ये वाली डिसाइड हो जाने दो होल्डिंग कंपनी की, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द अफोरसेड सबमिशन एज इट इज नोटेड दैट सेपरेट सीआईआरपी हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम द सीआईआरपी अगेंस्ट आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ऑफ व्हिच द appellant इज ए डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ने क्या कहा, डायरेक्टर ने कहा भाई रेजोल्यूशन प्लान हमारा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है आलोक इंडस्ट्रीज का, ठीक है। मैटर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग है फॉर अप्रूवल अंडर सेक्शन 31, ठीक है। तो the appellant tribunal expressed its view that should be decided immediately. It also stated that if the resolution plan has been filed in case of Alok Industries Limited and RP of the said case has placed the approved resolution plan in respect of Alok Industries Limited, the उन्होंने कहा कि भाई इसको आप immediately decide करो NCLT को, preferably within 3 weeks. The appellate tribunal made it clear that the CIRP initiated against Alok Infrastructure Limited, उन्होंने कहा हम उसकी को स्टे नहीं कर रहे जो सब्सिडरी कंपनी की सीआईआरपी इनिशिएट हुई है, एंड दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सीओसी एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू कंटिन्यू विद द सेम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है, विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द लॉ। So the appeal was disposed of by the Honorable Appellate Tribunal with the aforesaid observations. तो यही है। अगला देखते हैं केस। अब अगला बाद में करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वर्सेस सीएचएल, ठीक है, ये कल करते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका, इससे रिलेटेड हो, किसी भी से भी रिलेटेड हो,
आईबीसी से रिलेटेड हो, किसी दूसरे लॉ से रिलेटेड हो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं।